बारिश में गरीब बहू का आलीशान ससुराल में गृह प्रवेश। किस्मत भी क्या खेल खेलती है। कोई तंग गलियों से निकलकर महलों तक पहुंचता है और कोई जन्म से ही चांदी की थाली में बैठकर खाता है। आलीशान ससुराल के बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी। सब चौखट पर किसी खास गाड़ी का इंतजार कर रहे थे। तब उस गाड़ी की आवाज आती है। सास हाथ में आरती की थाली और गृह प्रवेश के चावल वहां रख देती है। बहू जैसे ही गाड़ी से उतरकर चौखट तक आती है तो बारिश में भीग जाती है। माँ, मैं आपकी बहू ले आया हूँ। ये रही पूनम। नमस्ते आप सभी को। देवर जी, इसके कपड़े और शक्ल देखकर लगता नहीं है ये किसी अमीर घर से आई है, किसी गरीब घर की लगती है। आपने बिल्कुल ठीक कहा प्रिया भाभी। पूनम गरीब घर से है, लेकिन उसका स्वभाव बहुत अच्छा है। क्या तूने गरीब घर की लड़की को मेरे घर की बहू बनाया? जरा अपनी दोनों भाभी को देख, कितनी अमीर हैं। तूने एक बार भी इस आलीशान ससुराल और हमारे बारे में नहीं सोचा? ऐसा नहीं है माँ, मैंने आपके बारे में भी सोचा और अपने बारे में भी, पर अब शादी हो चुकी है और वैसे भी इसे कोई नहीं जानता। अब आलीशान ससुराल में आकर ये भी इस घर की अमीर बहू बन चुकी है। देवर जी, कौवे को हीरे मोती जड़ तो दो। इसका मतलब ये नहीं कि उसके कालेपन के बारे में कोई बात नहीं करेगा। जिस तरीके से ये दिख रही है सबको पता चल जाएगा कि ये गरीब है। मैं तो इसके गृह प्रवेश में बिल्कुल नहीं रुक सकती, सॉरी। और मैं भी माँ जी। दोनों जिठानी मुंह बनाकर वहां से चली जाती हैं। तभी बारिश में भीगती पूनम छींक देती है। अच्छू अच्छू। हे भगवान, बहू को छींक पर छींक आ रही है, कहीं बारिश से उसकी तबीयत खराब ना हो जाए। बहू तो मेरे बेटे का प्यार है, इसीलिए मैं तुम्हें अपना लेती हूँ। सास माथा चेक करती है। बहू, अभी तो तुम्हें कोई बुखार नहीं है, लेकिन चढ़ गया तो तुम्हारे कपड़े भीगे हुए। मैं अभी डॉक्टर को बुलाती हूँ, अंदर चलो। अरे भाग्यवान, पहले बहू का गृह प्रवेश तो करवा दो। बेचारी कब से चौखट पर खड़ी है। हाँ हाँ। तब सास उसकी आरती कर गृह प्रवेश करती है और बहू अपने आलीशान ससुराल को देखकर हैरान हो जाती है। जमीन पर संगमरमर का फर्श और छत पर क्रिस्टल का झूमर था, साथ ही दीवारों पर सुंदर सुंदर पेंटिंग्स। माँ जी, मेरा आलीशान ससुराल तो सच में ही आलीशान है। हाँ बहू, ये तुम्हारे ससुर जी ने खास कहकर जो बनवाया था। वैसे माँ, भाभी बहुत सुंदर है। अच्छू अच्छू। अरे मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ, जल्दी से बहू को कमरे में ले जाओ। और मैं अपने हाथ से बहू के लिए काढ़ा बना देती हूँ। स्वाति, तू भाभी को कमरे में ले जा। अरे माँ जी, मैं ठीक हूँ, आप ऐसे ही परेशान हो रही हैं। मैं बस अभी 2 मिनट के लिए ही भीगी थी। नहीं बहू, तुम आराम करो। तब नंद भाभी को आलीशान कमरे में ले जाती है और सास काढ़ा बनाकर ले आती है। तब बहू कपड़े बदल लेती है और भाग्यश्री जबरदस्ती उसे काढ़ा पिला देती है। इतने में डॉक्टर आकर चेक करके चले जाते हैं। देखा माँ जी, मैंने आपको कहा था ना मैं ठीक हूँ। डॉक्टर साहब ने भी यही बोला और आपने मुझे काढ़ा पिला तो दिया। हाँ ठीक है, अब तुझे कुछ भी चाहिए हो तो मुझे बता देना। सास और नंद चले जाते हैं। देखा पूनम, तुमने, मेरी फैमिली कितनी स्वीट है। उन्होंने तुम्हें एक्सेप्ट कर लिया। आपने बिल्कुल ठीक बोला। और आपका आलीशान घर, ये कमरा सच में किसी राजा महाराजा के कमरे से कम नहीं लग रहा। अब इसकी आदत डालो, तुम्हें यही रहना है। काफी देर बाद बारिश थम जाती है। अगली सुबह पूनम पहली रसोई में अपने हाथ के गर्मा गर्म अदरक की चाय और पकौड़े बनाती है, जिसे खाकर घर वाले खुश हो जाते हैं। और गरीब देवरानी की तारीफ सुन दोनों अमीर जेठानियों को गुस्सा आता है। देख रही हो दीदी, माँ जी कितना इस नई बहू के गुणगान कर रही हैं। कल तो इसे अपना भी नहीं रही थी। करने दे छोटी, लेकिन ये रहेगी तो इस घर की गरीब बहू ही। अरे तुम दोनों खी क्या कर रही हो? नाश्ते के जूठे बर्तन साफ करो। जी माँ जी। दोनों बहू डाइनिंग टेबल के झूठे बर्तन रसोई में ले जाती हैं, जहां पूनम आती है। जेठानी जी, आप कल मेरे वो ग्रह सुनो, वैसे माँ जी ने तुम्हें अपना लिया है, लेकिन हमसे उम्मीद मत रखना। सिंक में बर्तन भरे पड़े, इसे साफ कर दो। और हाँ, ये रामू काका अच्छे से मेरे कमरे में झाड़ू लगाकर नहीं गए। तुम दोबारा से झाड़ू लगा देना और मेरे कमरे में कपड़े प्रेस कर देना। मुझे मोहिनी के साथ बाजार जाना है। ठीक है दीदी। पूनम अपनी जेठानी की बात सुनकर पहले बर्तन साफ करती है और फिर बड़ी जेठानी का कमरा साफ करती है, कपड़े प्रेस करती है। वहीं दोनों हल्की हल्की बारिश की बूंद में बाहर घूमने चली जाती हैं। वहीं पूनम काम करने के बाद काफी थक जाती है तो नंद उसके लिए फ्रूट कस्टर्ड बनाकर ले आती है। भाभी, आप इतनी थकी हुई हो, चलो आप कुछ खा लो वरना माँ मुझे डांटेंगी। हाँ बहू, जल्दी से खत्म कर लो। वैसे वो दोनों कहाँ हैं? माँ जी, दोनों दीदी तो बाहर गई हैं शॉपिंग करने। अच्छा जी, मुझे बताया भी नहीं। बता देती तो हम सब साथ में चलते। खैर कोई नहीं।
तब पूनम फ्रूट कस्टर्ड खा लेती है कि बारिश को देख छत पर पहुंच जाती है और भीग कर डांस करने लगती है। मुझसे नैना मिला के मौसम होने लगे पागल, सबसे हो के बेफिक्र नाचूं मैं आज छम 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 है। वाह, मेरा आलीशान ससुराल इतना बड़ा है कि यहाँ से सबके छोटे घर दिखाई दे रहे हैं और ऐसी छत पर बारिश में भीगने का अलग ही मजा है। अच्छू, लगता है फिर जुकाम हो गया। तब सास ढूंढते हुए छत पर आती। बहू, गृह प्रवेश के टाइम तो थोड़ा सा ही भीगी थी ना, और अब तो इतनी देर भीगी। चल नीचे चल। अरे माँ जी, मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ। अच्छू अच्छू, वो तो मुझे साफ पता चल रहा है। देख, तुझे बुखार भी हो गया। नीचे चल, तू समझाया था ना, तू समझती क्यों नहीं है? भाग्यश्री बहू को माँ की तरह डांटती है, जिससे पूनम की आंखों में आंसू आ जाते हैं और फिर कपड़े बदलवाकर उसे गर्म सूप अपने हाथ से पिलाती है। ये सोचकर वो अपने बीते पलों में चली जाती है। कम वक्त, कब से तुझे बोल रही हूँ कि पानी भर गया है, जरा सफाई कर ले, लेकिन तुझे तो बारिश में भीगने का मन कर रहा। जा, अब जब तक बारिश रुक नहीं जाती भीगती रह। माँ, मुझे माफ कर दीजिए, बारिश इतनी तेज हो रही है कि मुझे आपकी आवाज नहीं आई बाहर। बकवास बंद कर और मुझे माँ बिल्कुल मत बोला कर, सौतेली माँ हूँ मैं तेरी। तब रूपा उसका हाथ पकड़कर घर से बाहर निकाल देती है और वो 5 घंटे तक यूं ही बारिश में भीगती है, जिससे कि उसे बुखार हो जाता है। बारिश रुकने के बाद मुझे बहुत बुखार आ रहा है, कांप रही है तो मर जाती, लेकिन मैं तुझे बख्शूंगी नहीं। जा जाकर छत पर बारिश का पानी निकाल, कमरे में आ रहा है। क्या हुआ बहू, तेरी आंखों में आंसू, क्या हुआ? वो कुछ नहीं माँ जी, बस आपका प्यार देखकर माँ के प्यार का एहसास हो रहा है कि ये कितना अच्छा होता है, क्योंकि मेरी सौतेली माँ ने तो मुझे कभी प्यार नहीं किया। बुखार में भी बारिश में भीगने को कहा, और एक आप है जो मेरी जरा सी छींक से डर जाती है। तेरी सौतेली माँ ने जो भी तेरे साथ किया हो, लेकिन मैं तुझे हमेशा माँ का प्यार दूंगी। अब आराम कर और दवाई खा। तब भाग्यश्री जबरदस्ती पूनम को दवाई खिलाती है। ये होता हुआ दोनों बहू बाहर से आकर देख लेती हैं। सच में दीदी, इस गरीब बहू ने तो माँ जी के दिल पर अपना कब्जा कर लिया। देखो तो कैसे इसका ख्याल रख रही हैं। वही तो, अब देखो मैं क्या करती हूँ। सास 2-4 दिन तक बहू का ख्याल रखती है, तब जेठानी भी कुछ नहीं बोलती, लेकिन जब वो रसोई का थोड़ा काम करती है तब प्रिया। अरे पूनम, बाहर देखो ना, कितना अच्छा मौसम हो रहा है, बारिश आ रही है। मैंने सुना है छत पर कपड़े और बर्तन धोने से बहुत ज्यादा चमक जाते हैं, तो तुम घर के सारे कपड़े और बर्तन ऊपर ले जाकर साफ करो। दीदी मैं कर देती, लेकिन माँ जी मुझे डांटेंगी। आप रामू काका से कह दो। अरे वो चले गए, तुम ले जाओ ऊपर, मैं माँ जी को पता नहीं चलने दूंगी, और वैसे भी तुम्हें बारिश पसंद है। ठीक है दीदी। तब दोनों चालाक बहू गरीब बहू से छत पर बारिश में काम करवाती हैं। वाह दीदी, आपने क्या बेवकूफ बनाया इस गरीब को, ये इसी के लायक है। बड़ा माँ जी इसकी तारीफ करती हैं। हाँ, और प्यार भी, ऐसा प्यार माँ जी ने तो हमें कभी नहीं किया। गृह प्रवेश के टाइम से देख रही हूँ ये प्यार। अच्छा, तो ये वजह है उसके काम करने की। इतने में गरीब बहू बारिश में भीगने से बेहोश हो जाती है। तब डॉक्टर आकर उसका चेकअप करते हैं और दवाई देकर जाते हैं। तब भाग्यश्री प्रिया और मोहिनी पर बहुत भड़कती है। क्यों किया तुम दोनों ने, बताओ मुझे। क्योंकि माँ जी ये गरीब घर की है, हमारी जितनी हैसियत नहीं है। इसका गृह प्रवेश तक आपने किया, हमारे टाइम पर तो नौकरों से करवाया था। हाँ माँ जी। बकवास बंद करो तुम दोनों अपनी। अगर हैसियत देखकर ही प्यार करना होता तो तुम दोनों को इतनी आजादी नहीं देती कि जितनी मर्जी अपने अमीर आलिशान ससुराल के पैसे उड़ाती, कार में घूमती। तुम्हें तो अपनी देवरानी का दर्द समझना चाहिए था। सिर्फ गरीबी की वजह से तुमने उसके साथ ऐसा किया। हमें माफ कर दो माँ जी। और पूनम हमें माफ कर दो। तुम्हारी इच्छा थी ना कि हम भी तुम्हारे गृह प्रवेश में शामिल हो, तो इस बारिश में हमारी पूरी फैमिली दोबारा से तुम्हारा गृह प्रवेश करवाएगी। अगर ये आपकी इच्छा है तो ठीक है दीदी। एक बार फिर दोनों जिठानियां मिलकर बारिश में पूनम का गृह प्रवेश करवाती हैं, जिसमें पूरे घर को बहुत अच्छे से सजाया जाता है और गरीब बहू को सबका प्यार मिल जाता है। प्यार, शादी के लिए तुझे ये गांव का गंवार देहाती लड़का मिला था? शहर के लड़के मर गए थे क्या? बचपन से शहर में पली बड़ी, गांव में तू कैसे रह पाएगी? सोचा है तूने इस बारे में? अरे गांव में तो बिजली भी नहीं आती है। मैं रह लूंगी बिना बिजली के भी। रहने दीजिए, हमारी लड़की हाथ से निकल गई है। तुझे जो करना है कर, लेकिन आज के बाद तेरा हमसे कोई वास्ता नहीं है, समझी? शहर की रहने वाली सोनम ने गांव के रमन से अपनी मर्जी से शादी की थी, जिसके चलते सोनम के माँ बाप उसे ठुकरा देते हैं और अब रमन सोनम को लेकर शहर के पास से बने अपने गांव में पहुंचता है। रमन, तुम्हारे गांव में तो काफी ज्यादा गर्मी है और यहाँ घर तक जाने के लिए कोई कैब वगैरह नहीं होती है क्या? सोनम, ये गांव है,
यहाँ तो लोगों को कैब के बारे में भी पता नहीं होगा। बस थोड़ी देर और फिर हम लोग घर पहुंच जाएंगे। मैं तो घर जाते ही सबसे पहले ठंडे पानी से नहाऊंगी और ठंडी ठंडी हवा में आराम करूंगी। सोनम की बात सुनकर रमन के चेहरे पर अचानक एक उदासी आ जाती है। थोड़ी देर में दोनों घर पहुंचते हैं, जहां रमन की माँ, बहन, पिता सब मिलकर सोनम का बड़े प्यार से गृह प्रवेश करते हैं। भाभी भैया ने जितना आपके बारे में बताया था, आप तो उससे कहीं ज्यादा सुंदर हो। वैसे आप क्या पीना चाहोगी, नींबू पानी या आम पन्ना? तुम कुछ भी ले आओ, लेकिन सबसे पहले पंखा या कूलर चला दो, बहुत गर्मी लग रही है मुझे। बहू वो क्या है ना, सुबह से बिजली गई हुई है। क्या कहा आपने? बिजली गई हुई है? तो ये बिजली कब आएगी अब? दोपहर से शाम हो गई थी, लेकिन बिजली आने का नाम ही नहीं ले रही थी। अंधेरा होता देख लाजवंती लालटेन जला लेती है, जिसे देख माँ जी, यहाँ बिजली कब आएगी? दोपहर से गई हुई, अब तक तो आ जानी चाहिए। अरे बहू, गांव में तो ऐसा ही होता है। आज बिजली है तो 4 दिन बिजली भगा देते हैं। थोड़ी देर में बाहर हवा चलने लगेगी तो हम सब आंगन में जाकर सो जाएंगे। गांव की रात की हवा तुम्हारे कूलर एसी से भी ज्यादा ठंडी हवा देती है। खाना खाने के बाद सोनम सभी के साथ जाकर आंगन में सो जाती है। रात भर गर्मी से बेचैन होकर सोनम ठीक से सो नहीं पाती। अगला दिन भी लगभग खत्म होने को आ जाता है, लेकिन बिजली आने का नाम नहीं लेती। रमन, बिजली कब आएगी? देखो ना, गर्मी से मेरी क्या हालत हो गई है। सुबह से 3 बार जाकर नहा चुकी हूँ, लेकिन ये गर्मी है कि दूर होने का नाम ही नहीं ले रही है। सोनम और रमन की शादी को लगभग 1 हफ्ता हो चुका था, और इस 1 हफ्ते में एक बार भी सोनम के ससुराल में बिजली नहीं आई थी, जिससे अब सोनम गर्मी से इतना परेशान हो जाती है कि वो रमन से लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर देती है। बस रमन, बहुत हुआ। अब इस गर्मी को और बर्दाश्त नहीं कर सकती। अब जब तक तुम्हारे गांव में बिजली नहीं आती, तब तक हम लोग शहर में रहेंगे। सोनम, ये तुम क्या कह रही हो? वही जो तुमने सुना। मैं चली अपना सामान पैक करने। सोनम गुस्से में अपना सारा सामान पैक करती है और अपने ससुराल से जाने लगती है, जिसे देख लाजवंती सोनम बहू, रुक जाओ। तुम बार बार यही कहती हो ना कि बिजली क्यों नहीं आती। अरे जब गांव में बिजली होगी तो आएगी ना। हमारे गांव में बिजली नहीं है। क्या कहा आपने? आपके गांव में बिजली नहीं है? लेकिन ये कैसे हो सकता है? आजकल तो देश के हर छोटे बड़े गांव में बिजली है, और ये गांव तो शहर से कितना ज्यादा नजदीक है। आप सब लोग बिना बिजली के गुजारा कैसे करते हो? बस बहू जैसे तैसे कर लेते हैं। हमें तो बिना बिजली के रहने की आदत हो गई है। लेकिन तुम शहर से आई हो, हफ्ते भर में ही गर्मी में तुम्हारी हालत खराब हो गई। अगर तुम चाहो तो रमन को लेकर जा सकती हो। हम नहीं चाहते हमारी वजह से हमारी बहू को कोई परेशानी हो, और बहू झूठ कहने के लिए भी हमें माफ कर दो। लेकिन माँ बाबा, मैं आप लोगों को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। सोनम, मैं तुम्हारी परेशानी समझता हूँ। तुम जा सकती हो, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। मैं हर हफ्ते तुमसे मिलने के लिए आया करूंगा। अपना ख्याल रखना। लेकिन मैं अपने माँ बाप को छोड़कर नहीं जा सकता। मैं ऐसा बेटा नहीं हूं कि खुद गर्मी में कूलर की, एसी की हवा खाऊं और मेरे माँ बाप और बहन यहाँ गर्मी में भी परेशान होते रहे। बिजली की सारी सच्चाई और अपने पति की बात सुन सोनम को काफी ज्यादा बुरा लगता है, और उसे खुद पर भी काफी गुस्सा आता है। आप लोग मुझे माफ कर दीजिए। मैं नहीं जानती थी कि इस गांव में बिजली ही नहीं है। मुझे तो लगता था कि आप लोगों ने शायद बिजली का बिल नहीं भरा है और गांव के लोग भी ऐसे ही हैं। पर मैं आप लोगों से वादा करती हूँ, जल्द ही एक ना एक दिन इस गांव में बिजली आएगी। शहर से कुछ सामान लेकर सोनम अब ससुराल आ रही थी, तो उसने रास्ते में देखा कि हर जगह बिजली के खंभे लगे हुए हैं, लेकिन कहीं पर भी बिजली का नामो निशान नहीं है। ये देख सोनम गांव के कुछ और लोगों से भी इस बारे में पूछताछ करती है। अब क्या बताए बिटिया, 4 साल पहले बिजली दफ्तर वाले आकर हमारे गांव में बिजली के खंभे तो लगा कर चले गए, लेकिन आज तक एक दिन भी बिजली नहीं आई घर में। अरे आधे से ज्यादा लोगों ने तो गर्मी के चलते गांव ही छोड़ दिया, और जहां आसपास के गांव में बिजली है वहां जाकर बस गए। लेकिन हमारा तो ये पुश्तैनी घर है भाई, हम भला इसे छोड़कर कैसे जा सकते हैं? गांव में बिजली क्यों नहीं आती है, इसके लिए सोनम आसपास के बिजली दफ्तरों और ऑफिस में भी इस बारे में कंप्लेन करती है, लेकिन कहीं से भी सोनम को कोई मदद नहीं मिलती, और ऐसे ही कुछ दिन और गुजर जाते हैं। कल भी राशन की दुकान बंद थी, आज भी बंद है। घर में राशन भी नहीं है। सोनम, इतनी कड़ी दोपहर में तुम बाहर क्या कर रही हो? शांति, 2 दिन से राशन की दुकान बंद है और घर में अनाज का एक दाना भी नहीं है। राशन वाला तो हफ्ते भर के लिए बाहर गया हुआ है। एक काम करो, तुम पास वाले गांव से राशन ले आओ। यहाँ से ज्यादा दूर नहीं, सिर्फ 1 किलोमीटर है। सोनम को राशन तो लाना ही था, इसलिए वो पास के ही गांव में राशन लेने के लिए चली जाती है। राशन लेकर घर लौट रही थी कि तभी उसकी नजर गांव में बनी एक बड़ी सी फैक्ट्री पर जाती है। ये तो ऐसे ही फैक्ट्री है जैसे हमारे शहरों में होती है, लेकिन इन फैक्ट्री को चलाने के लिए तो काफी भारी मात्रा में बिजली का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन इस छोटे से गांव में इतनी ज्यादा बिजली कहाँ से आई? सोनम जैसे ही उस फैक्ट्री के पास जाती है तो वहां उसे उस फैक्ट्री का मालिक अपने आदमी से बात करता हुआ दिखता है।
मालिक, आपने जो मुझे 2 पेटी दी थी वो मैं बिजली दफ्तर वालों को दे आया हूँ और कह दिया है हमारे पड़ोस वाले गांव में एक दिन भी बिजली नहीं जानी चाहिए। शाबाश मेरे चेले, इसी तरह काम करना। पड़ोसी गांव की बिजली चुरा चुरा कर हो तो मैं अपनी फैक्ट्री चला रहा हूँ। सोनम जैसे ये बात सुनती है तो वो आग बबूला हो जाती है और गुस्से से तिल मिलाते हुए भजनलाल के पास जाती है। शर्म नहीं आती है तुम्हें? दूसरे गांव की बिजली चुराकर अपनी फैक्ट्री में इस्तेमाल करते हुए मैं तुम्हारी सच्चाई पूरे गांव वालों और पुलिस के सामने लेकर आऊंगी। हमारे गांव में लोग गर्मी से तड़प तड़प के मर रहे हैं और तुम बिजली चुराने में लगे हुए हो। अरे भांजे, थोड़ा सा ठंडा दिमाग करिए और कुछ ठंडा पीजिए। वो क्या है ना, आप हमारे बारे में जानती नहीं है। मैं इलेक्शन में खड़ा हुआ हूँ, इसलिए सारी पुलिस और लोग मेरी जेब में हैं, तो आप चाहकर भी कुछ नहीं कर पाएंगी। ठंडा पानी पीजिए और जाइए यहाँ से। भजनलाल की बात सुनकर सोनम काफी परेशान हो जाती है और घर लौट रही होती है कि तभी उसे रास्ते में बाइक पर आता हुआ अपना एक कॉलेज फ्रेंड रोहित मिलता है। अरे सोनम, तुम यहाँ? मैं यहीं पास वाले गांव में रहती हूँ। रमन से शादी करने के बाद मैंने शहर छोड़ दिया। सोनम रोहित काफी बातें करते हैं और बातों बातों में सोनम उसे अपने गांव में बिजली न आने और भजनलाल के बिजली चोरी करने की भी बात बताती है, जिसे सुन। सोनम, मेरे मामा मामी पास के गांव में रहते हैं। अक्सर मेरा शहर से गांव पर आना जाना रहता है। भजनलाल के बारे में मैंने सुना है, वो इस बार इलेक्शन में खड़ा हो रहा है और उसने यहाँ की पुलिस को भी पैसे खिला रखे हैं। लेकिन अगर हमने उसके खिलाफ सबूत इकट्ठा किए कि कैसे वो बिजली चुराता है तो हम कुछ कर सकते हैं, और मेरे चाचा पुलिस में हैं, वो हमारी मदद जरूर करेंगे। अगले दिन सोनम रोहित के साथ मिलकर अपने पड़ोसी गांव जाती है और रोहित के फोन से काफी सारी फोटोज और वीडियोस बनाती है, जिसमें भजनलाल साफ साफ बिजली चोरी करने की बातें कर रहा था। और ये सारे सबूत अब दोनों ले जाकर रोहित के पुलिस ऑफिसर चाचा को देती है, जो सीधा शहर से अब भजनलाल को पकड़ने के लिए आती है। अरे बहुत कर ली बिजली चोरी, अब जेल में तेरा इलाज होगा, साथ ही अब इलेक्शन का टिकट भी अब कैंसिल होगा। अरे इंस्पेक्टर साहब, अरे छोड़ दीजिए मुझे। इस इलेक्शन को जीतने के लिए मैंने काफी मेहनत की है। आप जो बोलेंगे वो मैं करूंगा। ऐसा है तो तुम्हें हमारे गांव की बिजली वापस हमारे गांव में ही भेजनी होगी। अगर एक दिन भी अब हमारे गांव से बिजली कटी तो तुम अगले दिन जेल में होगे। भूलना मत कि तुम्हारा सबूत हमारे और पुलिस दोनों के पास है। अपनी इलेक्शन की सीट बचाने के लिए भजनलाल सोनम की बात मान जाता है और अब कुछ समय में सोनम के गांव और उसके ससुराल में आखिरकार बिजली आ ही जाती है, जिसके चलते सोनम का गांव में काफी ज्यादा सम्मान होता है। अरे सालों से हम मर्द लोग जो नहीं कर पाए वो हमारे गांव की एक बहू ने कर दिखाया। अब आप लोगों को भी इस चीज का अच्छे से ध्यान रखना है। जब भी कोई ऐसी चीज हो तो हाथ पर हाथ धरे मत बैठिए, उठिए और अपने लिए आवाज उठाइए। मेरी बहू जैसी बहू अगर हर एक गांव हर एक घर में हो ना तो तुम्हें कभी कोई परेशानी नहीं हो सकती। कई लोग सोनम की पूजा भी करते हैं और उसे मालाएं पहनाते हैं और आखिरकार पूरे गांव और सोनम के ससुराल वालों को इस गर्मी से छुटकारा मिल ही जाता है।